राही मासूम रजा जी के बहुचर्चित उपन्यास आधा गांव के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि तनु भाई की शादी का इनविटेशन सैफुनिया और मिकदाद को नहीं दिया जाता है, जिससे दोनों बहुत हताश हो जाते हैं। सैफुनिया तब अपनी जान की कसम देकर मिकदाद को वकील साहब के घर जाने के लिए राजी करती है। वहां जाकर मिकदाद को पता चलता है कि दरअसल उसने शादी जो है अपनी बहन से कर ली है और उसे बहुत सदमा लगता है। लेकिन फिर भी वह ऐलान करता है कि सैफुनिया उसकी चाहे कोई भी हो, लेकिन नक्को उसकी अपनी बेटी है। उसके बाद सैफुनिया के पास मिकदाद वापस आता है, लेकिन वे दोबारा सैफुनिया को छूने से डरता है। और वहीं हमने जाना कि बच्चन और सफिरवा जो है वो भी कलकत्ता से वापस आ जाते हैं मारकाट के चलते। और फिर हमने एपिसोड खत्म किया था कि किस तरीके से सफिरवा जो है अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान जाने के लिए रवाना हो जाता है। एपिसोड हम यहीं से पिक करेंगे और एक पैराग्राफ पीछे से पढ़ूंगी ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। मगर एक दिन सफिरवा सगीर फातिमा समेत पाकिस्तान के लिए चल पड़ा। बछनिया बहुत रोई। रब्बन भी ने सफिरवा को समझाया कि बाप दादा की चौखट नहीं छोड़ी जाती, मगर वे नहीं माना। वे चला गया। दिल्ली और अमृतसर के बीच में रेल कहीं रुकी। बच्चन और सगीर फातिमा सरहद के इधर ही रह गईं। सफिरवा बच्चों की लाशें लेकर सरहद पार चला गया। चारों तरफ इतने बड़े बड़े शहर धाएं धाएं जल रहे थे और उस आग में बच्चन और सगीर फातिमा एक तिनके की तरह पड़ी और भक से उड़ गईं। मतलब उनका पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। दिल्ली, लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता, ढाका, चटगांव, सैदपुर, रावलपिंडी, लाल किला, जामा मस्जिद, गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, हाल बाजार, उर्दू बाजार, अनारकली। अनारकली ना नाम सगीर फातिमा था या रजनी कौर या नलिनी बैनर्जी था। मतलब अनारकली इनमें से कोई भी हो सकती थी, कोई भी जात, धर्म और वर्ग की। अनारकली की लाश खेत में थी, सड़क पर थी, मस्जिद और मंदिर में थी और उनके नंगे बदन पर नाखूनों और दांतों के निशान थे। तो ये पार्टीशन का पूरा रूप है जो यहाँ पर राही मासूम रजा जी ने हमारे सामने खोलकर रख दिया है। पार्टीशन का दर्द दोनों ही तरफ लोगों ने बर्दाश्त किया और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा जो है वो औरतों और बच्चियों को भुगतना पड़ा। कोई शहर ऐसा नहीं था जहां औरतों को हिफाजत के साथ रखा जा सका। और लोगों ने खून से भीगे हुए गरारों, शलवारों और साड़ियों के टुकड़ों को यादगार के तौर पर हाफजे के संदूकों में सेंत सेंत कर रख लिया था। खौफ। फुटनोट 1। अनीस के मरसिए का एक टुकड़ा। तो पार्टीशन के समय गाए जाने वाले मरसियों को बहुत बखूबी से राही मासूम रजा जी ने इस सिचुएशन के साथ पिरोया है कि ये सिर्फ महज मरसिया उस वक्त नहीं रह गया था, ये बहुत सी औरतों का हकीकतनामा बन गया था। सुनिए। खौफ के मारे सकीना का अजब था अहवाल। मां से लिपटी हुई चिल्लाती थी वे नेक खिसाल। जाबा लब हूं शहे वाला को बुला दे कोई, अरे लोगों मेरे बाबा को बुला दे कोई, अरे लोगों मेरे भैया अली अकबर है कहाँ, किससे बुलवाऊं फूफी जान के दिलबर है कहाँ, लुटी जाती है दुल्हन कसीमे मुस्तर है कहाँ, उनके कुर्बान में अब्बासे दिलावर है कहाँ, गश में बिस्तर पर जो सज्जाद पड़े थे तन्हा, बेहवासी में सकीना गई दौड़ी उस जा, नन्हे से हाथों से बाजू को हिलाकर ये कहा, फूफी अम्मा की रिदा छिन गई, उठो भैया, जी मेरा डरता है, छाती से लगा लो मुझको, मेरे गौहर न कोई छीने, छुपा लो मुझको। तो ये महज एक मरसिया नहीं, बहुत सारी औरतों ने इस वहशत गर्दी को अपने जिस्मों पर झेला होगा। उस समय लोग जोर जोर से रोने लगे। वजीर मियाँ ने मरसिए को मिंबर पर रख दिया। फिर वे खुद भी आंखों पर रुमाल रखकर रोने लगे। फिर वे मिंबर से उतर आए। तमाम लोग खड़े हो गए। हुसैन हुसैन की गद पर नौहा शुरू हुआ। सुगरा मदीना लुट गया, चिल्लाई जैनब पीट सर। सुगरा मदीना लुट गया। मदीना दिल्ली था, मदीना लाहौर था,
मदीना हिंदुस्तान था, मदीना पाकिस्तान था और मदीना लुट रहा था। जगह जगह औरतों की अस्मत लूटी जा रही थी और वे सभी जात और धर्म की औरतें एक बराबर उस वक्त मानी गई। मियां लोगों ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मातम की धमक से झाड़ और कमल कांपने लगे। दालान के दर में लटका हुआ पेट्रोमैक्स चुपचाप ये देखता रहा और लंबी लंबी सांसें लेता रहा। आज तनु का खत आया है। नौहे मातम के बाद जब जवाद मियां ने प्रसाद बांटना शुरू किया तो फुस्सू मियां ने फुन्नन मियां से कहा, का लिखिन है, ठीक ठाक है ना? हाँ, और सुनो, पाकिस्तान जाके सफीरवा सैयद सफीरुल हसन जैदी हो गया। ए भाई, जब हिया सैयद हमान हुसैन जैदी हो गए तो सफीरवा कौनो कसूर के हिस। बल्दियत के खाने में तोरा नाम तो नाना लिखवा दी हिस है। अली मेहंदी मियां ने हंसकर पूछा। मजाक मुहर्रम बाद कर ली हो। जवाद मियां ने अली मेहंदी मियां को घुड़क दिया। लियो हिस्सा। कुद्दनों का खत आता है कि ना? फुस्सू मियां ने हकीम साहब से पूछा। उन्होंने कौन जरूरत है खत लिखे की? हकीम साहब ने कहा। उन्हें जाना ही नहीं चाहिए था। शब्बार मियां ने कहा, मैंने तो मियां तनु को भी बहुत समझाया था। बेकार समझायो, हकीम साहब ने कहा। अब हम लोग अपने लड़कन के बाप न रह गए, अब लड़कवे सब हमरे लोगन के बाप हो गए हैं। हम बहुत का कुद्दन से, ए बेटा, तुम्हें पाकिस्तान जाए की कौनो जरूरत ना है। तब बोले कि यहाँ मुसलमानन की तरक्की का रास्ता बंद हो गया है। अब ओके, अपने बाल बच्चन को भी ले जाएं तो हम इत्मीनान की सांस लें। ए बशीर, ये पाकिस्तान तो हिंदू मुसलमानन को अलग करे का बना रहा, बाकी हम तो ई देख रहे कि ई मियाँ बीवी बाप बेटा भाई बहन को अलग कर रहा। कुद्दन हुआ चले गए तो वो मुसलमान हैं और हम हियाँ रह गए तो का हम खुदा ना करे हिंदू हो गए? तो पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान बन जाने के बावजूद भी लोग यहाँ से भारी तादाद में पाकिस्तान चले गए। उसके बावजूद भी लोगों का जो शको शुबा था पाकिस्तान को लेकर वो खत्म नहीं हो रहा था कि जो लोग भारत में रह गए अब उनका क्या होगा, वे किस तौर पर जाने जाएंगे। तो जैसा कि राही मासूम रजा जी ने यहां बैक कवर में पहले ही लिख दिया था कि गंगौली को यदि भारत मान लिया जाए तो ये उसी की कहानी है। अच्छा, अब चलत जा लोग मजलिस। जवाद मियां ने कहा, अब तो इमाम हुसैनों के काम में ई पाकिस्तान दिखलाई देवे लगा है भाई। जवाब दो मियां अब्बास। शब्बार मियां ने अब्बास से कहा। ई बेचारू का जवाब दी है? अब्बू मियां ने कहा, इनके जिन्ना साहब तो हाथ झाड़ के चले गए कि यहाँ के मुसलमान जाएं खुदा ना खरे जहन्नुम में। ई अच्छी रही, पाकिस्तान बने के वास्ते ओट दे यहाँ के मुसलमान, और जब पाकिस्तान बने तो जिन्ना कहे कि यहाँ के मुसलमानन जाए चूल्हे भाड़ में, और तोहरा अलीगढ़ ता यहीं रह गया मर्दे। फुन्नन मियां ने कहा। सारे गांव में ये बात किसी को नहीं मालूम थी कि अलीगढ़ के यहाँ रह जाने की वजह से कम्मो कितना खुश था, क्योंकि वहां सईदा पढ़ती थी। इसलिए कम्मो नहीं चाहता था कि अलीगढ़ जो है वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाए। और किसी को ये बात भी नहीं मालूम थी कि तन्नू पाकिस्तान क्यों गया। सईदा को भी नहीं मालूम थी। और तन्नू यहाँ गंगौली छोड़कर पाकिस्तान इसलिए गया क्योंकि सईदा से वे मोहब्बत करता था और सईदा उसकी पहुंच से बाहर थी। और तन्नू बिना उसका ये मुहर्रम अजीब अजीब लग रहा था। लड़ाई की बात और थी, लड़ाई से तो लोग वापस आ जाते हैं मगर पाकिस्तान से कोई वापस नहीं आता। तो क्या पाकिस्तान मृत्यु देश है? ए साहब, सब हिंदुओं पाकिस्तानों को वोट दे देते तब ई जिन्ना का करते। यह सवाल कम्मो ने शब्बर मियां से किया। तो कितना बेहतरीन सवाल है कि यदि पाकिस्तान के बनने में सारे हिंदू दे देते तब क्या होता, कैसे बंटवारा होता। लेकिन शब्बर मियां ने इस सवाल का जवाब देने से बच गए क्योंकि उसी वक्त पागलों की तरह भागता हुआ मिगदाद बड़े फाटक में आया। सैफुनिया से शादी कर लेने के गुनाह की सजा उसे इस तरह मिली थी कि उससे मजलिस के फर्श पर बैठने का हक भी छीन लिया गया था। सैफुनिया को कोई नौहा भी याद नहीं था, इसलिए मिगदाद खुद ही सुबह शाम कोई मरसिया गुनगुना लिया करता था और 9 की रात को मद्दू मियां से कागज का एक ताजिया खरीद कर आंगन में रख लिया करता था। इसलिए जब वे यूं बेधड़क बड़े फाटक में आया तो सभी लोग चौंक पड़े। ए चचा, वे हकीम साहब के सामने गिड़गड़ाया, तनी चल के सैफुनिया को देख लीजिए,
फिर वे डरा कि हकीम साहब फिर सैयद हैं, शायद न जाएं, इसलिए वह कम्मो की तरफ मुड़ा। ओ को कानी का हो गया है, तनी चल के देख लियो। मगर कमालुद्दीन कैसे जा सकते थे भला? कम्मो ने जवाद मियाँ की तरफ देखा। इस बीच में हकीम साहब ही बोल पड़े, का भया है ओको? कानी का भया है साहब, एकदम हाथ पैर वह ठंडा हो रहा। हकीम साहब उसके साथ जाने के लिए खड़े हो गए, मगर सैफुनिया ने उनकी राह नहीं देखी। हकीम साहब ने इतना किया कि उसके मुंह पर चादर डाल दी। नक्को सैफुनिया के पास बैठी किलकारियां मार रही थी। मिकदाद ने उसे उठाकर अपनी छाती में छुपा लिया। फिर वह सैफुनिया की पट्टी के पास बैठकर बच्चों की तरह हिचक हिचक कर रोने लगा। आज तक हम तुम्हें मरबो ना किया रहे, तू कहे बात पर रूठ गई हूं। हकीम साहब चुपचाप खिलवत में निकल आए। मर गई। उन्होंने अपने इमाम बाड़े की मजलिस में इकट्ठा होने वाले मियाँ लोगों को खबर सुनाई। हम्माद मियाँ के दिमाग में ये बात फौरन आई कि अब वह मिकदाद का किसी माकूल घर में ब्याह कर सकते हैं और दोनों खेतियां मिलाई जा सकती हैं। ऐसे समय भी मतलब क्या सोच रहे हैं हम्माद मियाँ, क्या ही बोलूं। मेरे ख्याल में तो हमें दफन कफन में चलना चाहिए, हम्माद मियाँ ने सुझाव रखा। हाँ और क्या, सबने कहा। इसलिए मजलिस जल्दी से खत्म हो गई और लोग मिकदाद की खिलवत की तरफ चल पड़े। मिकदाद, ए बेटा मिकदाद, हम्माद मियाँ ने आवाज दी। मिकदाद बाहर निकला। नक्को उसकी गोद में थी। दरवाजे पर इतने लोगों को देखकर वे बहुत खुश हुई। मिकदाद चौखट से उतर कर खड़ा हो गया। जनाना इमाम बाड़े से मजलिस की आवाज आ रही थी। सब्र करो बेटा, अब्बू मियाँ ने कहा। खुदा की मर्जी में किसे दखल है, हकीम साहब ने कहा। इतने में जनाना इमाम बाड़े की तरफ से चादरें ओढ़े हुए दो बीवियां आईं। एक मिकदाद की मां थी और दूसरी बहन। हमें आप लोगन की हमदर्दी की जरूरत ना है, मिकदाद की आवाज उन सब तक पहुंची। तमाम लोग उस आवाज को सुनकर चौंक पड़े। हम अकेले ही गए रहे ओ को ब्याहे, हम अकेले ही ओ को दफनो कर लेंगे। जनाबे फातिमा ने कहा कि ए अबुल हसन। जनाना इमाम बाड़े से सल्लो के हसीद पढ़ने की आवाज आ रही थी। मेरा जनाजा रात के पर्दे में निकालना और जिन लोगों ने मुझे जिंदगी में तकलीफें पहुंचाई हैं उन्हें मेरे जनाजे में शरीक होने की इजाजत न देना। औरतों ने जोर जोर से रोने की आवाज में सल्लो की आवाज डूब गई। तो कितनी खूबसूरती से गाए जाने वाले नौहों और मरसिए को जो है वो एक्चुअल सिचुएशन के साथ राही मासूम रजा जी ने मिलाकर प्रस्तुत किया है कि केवल मरसिए गाने गुनगुनाने भर के लिए ही नहीं है, कई बार ये आपकी असल जिंदगी की सिचुएशन भी होते हैं। पागल हो गए हो, अग्गू मियाँ ने कहा। हटो एक तरफ, अपनी अम्मा को अंदर जाए दियो। ऊ मर गई तो चली आ रही हूं कि मुंह दिखाई ना देवे को पड़ी है, मिकदाद ने अपनी मां से कहा। अच्छा जाओ देख लियो बहू का मुंह। और तय, वे बहन की तरफ मुड़ा, ले अपनी नेग। उसने नक्को को बहन की गोद में उछाल दिया। नक्को जोर जोर से रोने लगी। जमींदारी का चरखा चल पड़ा। हज्जाम आए, कफन आया, बेर की पत्तियां आई, काफूर आया। करबला के पास खानदानी कब्रिस्तान से जरा हटकर एक कब्र तैयार हुई और सैयद साहिबान उस नाइन का जनाजा लेकर चले। कंधा देने में हम्माद मियाँ सबसे आगे थे। तो ये दो सिचुएशंस हैं। एक तो सबसे पहले कभी किसी मुसलमान ने किसी नाइन से शादी नहीं करी थी और हम्माद जो था वो मिकदाद जो था वो पहला था जिसने किसी नाइन से बाकायदा निकाह पढ़वाया। और फिर एक और अनहोनी हो रही है कि सब लोग नाइन का जनाजा जो है वो अपने कंधों पर ढोकर लेकर जा रहे हैं। ये भी गंगौली में पहले कभी नहीं हुआ था। सुन रहे कि कासिमाबाद के थाने पर कानी का बन रहा। अब्बू मियाँ ने फुन्नन मियाँ से कहा, परसों जवाहिर लाल आवे वाले हैं, ओ का कानी का करे। शहीदन की समाधि बन रही। इस इंसिडेंस को जरा आप गौर से सुनिएगा। शहीदन की समाधि बन रही, फुन्नन मियाँ ने गुरूर से कहा। पंडित जी तो नहीं आ रहे, डिप्टी अली हादी ने कहा। खबर है कि बाल मुकुंद वर्मा आ रहे। ये कौन है? बहुत बड़े नेता हैं, हम तो आज पहली मुर्तबा नाम सुन रहे इनका। तू तो बुलाए गए हुई हो? अब्बू मियाँ ने फुन्नन मियाँ से पूछा। का कौनो मनताज का ब्याह हो रहा है कि नवेद बटी हैं? जैसे और गए जइए हैं उससे हम ही चले जाएंगे। मगर जलसे के दिन फुन्नन मियाँ ने सवेरे से ही तैयारी शुरू कर दी और कुलसुम ने सवेरे से ही रोना शुरू कर दिया। फुन्नन मियाँ ने कहा भी कि नेक वक्त ये रोने का मौका नहीं है।
कानी कौन आ रहे हैं तोरे बेटे की तारीफ करे। मगर कुलसुम की समझ में ये बात नहीं आई, वह रोती ही रही। फुन्नन मियाँ फिर तैयारी में लग गए। इस दिन के लिए उन्होंने चुपके से एक पजामा भी सिलवा लिया था। बंद संवर कर वे कसीमाबाद गए। वहां हजारों आदमी इकट्ठा थे और तकरीर शुरू हो चुकी थी। बाल मुकुंद वर्मा सन 42 के शहीदों की तारीफ कर रहे थे। फुन्नन मियाँ एक एक शब्द को न्याज के शरबत के कतरों की तरह चाट रहे थे। तो ये उस वाक्य का जिक्र है जो हमने पढ़ा था कि कसीमाबाद का थाना जला दिया था। ठाकुर साहब समेत जो है वो सबको जलाकर खाक कर दिया था। और उसमें जो है वो झिंगुरिया मारा गया था और उसे शहीद बनाकर प्रस्तुत किया गया था। वो सारा इंसिडेंट्स जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, आप पुराने वीडियोस में जाकर उन्हें सुन सकते हैं। लेकिन जब देर हो गई और बाल मुकुंद वर्मा ने मुमताज का नाम एक बार भी नहीं लिया तो फुन्नन मियाँ को वहशत होने लगी। अमर है वे गांव और धन्य है वे माता पिता जिन्होंने मातृभूमि पर हरिपाल और गोवर्धन जैसे सपूतों की आहुति दी। धन्य है कसीमाबाद की पवित्र भूमि जिसके माथे पर गोवर्धन और हरिपाल के रक्त का तिलक लगा हुआ है। बाबू बाल मुकुंद वर्मा तकरीर कर रहे थे। उनकी आवाज जोश से भर्राई हुई थी। सारा मजमा मोहित हो चुका था और सारे मजमे की गर्दनें गुरूर से तनी हुई थी। मगर फुन्नन मियाँ के लिए इस तकरीर को झेलना नामुमकिन हो गया। इस बीच तकरीर में वे खड़े हो गए। शेरवानी पहने हुए फुन्नन मियाँ अजीब मस्खरे लग रहे थे। शेरवानी उनके पिता की थी और नफीस जान मेवार की बनी हुई थी। ए साहब, यहाँ एक ठो हमरू बेटा का नाम मारा गया रहा। ऐसा जान रहा कि कोई आपको ओ को नाम न बताए। ओ का नाम मुमताज रहा। अपनी बात खत्म करके फुन्नन मियाँ ने भीड़ की तरफ देखा। उनकी गर्दन सबसे ज्यादा तनी हुई थी। तो देश आजाद होने के साथ ही किस तरीके से जनेऊ लीला भी स्टार्ट हो गई थी। और आपको याद होगा बहुजन नायक और नायिकाओं वाली जो पुस्तक मैंने पढ़ी थी उसमें आखिरी सेकंड लास्ट जो मैंने पढ़ा था वो था चौरी चौरा स्मारक के बारे में। उसमें भी यही सारी धांधलियां हुई हैं। जो भी शहीद हैं उनके पीछे उनकी जाति जिससे पता चलती हो वो सारे शब्द हटा दिए गए हैं। सिर्फ नाम रखे हैं, पीछे जातियां नहीं लगाई गई हैं, जिससे ये ना पता चल सके कि चौरी चौरा के शहीद जो थे वो किस तबके से आते थे। इन सब चीजों के ऊपर आप लोग अपना मंथन जारी रखिएगा। इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है और अगले एपिसोड में हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद। जय भीम।